सो होमीज, आज है संडे और संडे का मतलब क्या है ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बट उससे पहले गाइस, द रेनेगेड इमॉर्टल की स्टोरी कहाँ जा रही है, मतलब कहाँ जा रही है। नॉवल फैंस हर जगह जाके हल्ला मचाना बंद कर दो कि नॉवल कब आएगी कब आएगी। गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगर तुम कोर फैन हो हमारे चैनल के, तुम सबको ऑलरेडी मैंने इश्यूज बता दिया है, मैंने ऑलरेडी पोस्ट भी लगा दिया है, तुम लोग वहाँ जाके रीड कर सकते हो यार, जाके देख लो। अब मैं हर चीज यहाँ नहीं बता सकती। अरे रे मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल के लिए एपिसोड एंजॉय करो एंड प्रोबेबली आने वाले 1-2 दिन में इशू सॉल्व हो जाएगा, जो कि मुझे मोस्टली उम्मीद लग रही है, जिसके बाद तुम्हें फिर से नॉवल देखने को मिल जाएगा। और ये छोटा सा अपडेट था मेरे होमीज के लिए। बट गाइस, जो एपिसोड देखने वाले हैं यार, तुम्हारे लिए तो कितनी अच्छी खबर है, आने वाले कुछ ही दिनों में प्रोबेबली 2 से 3 वीक के बाद ही शायद तुम्हें रेनेगेड इमॉर्टल की मूवी भी देखने को मिल जाए। और ऐसा मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है। कहाँ से पता चला है इस पे मत जाना, बट बात ये सच है। तो चलो फिर बिना किसी देर के पहले आज के इस वीडियो का आगाज करते हैं। बट इससे पहले गाइस थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड के बारे में जान लेते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे अपना वांग लिन यहाँ एक मॉडल की लाइफ बिताता है, किसके साथ, उसके बेटे वांग पिंग के साथ। सनताई एज अ ग्रैंडफादर की तरह उसके साथ पूरी जिंदगी बिता देता है। और सनताई के गुजर जाने के बाद वांग लिन वांग पिंग को लेकर एक ऐसे एडवेंचर पे निकल जाता है जहाँ पर वो लाइफ एंड डेथ का जो मायने है, ट्रू एसेंस है, वो उसे सिखाने वाला था। साथ ही वांग लिन अपने बेटे को पूरी दुनिया भी दिखाना चाहता था, ताकि उसके सोल के अंदर जितना भी रिसेंटमेंट है वो भी निकल जाए। इसी के चलते वांग लिन उसे निकल एक नए सफर की शुरुआत कर देता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे हमारे वांग पिंग को देखते हैं, जो कि माउंटेन की ऊंचाई पे जाते साथ ही ऐसा दिल खोल के चिल्लाता है ना, जैसे कि मेरा भी एक सपना है कि मैं ऐसे ही जाऊं और भाई पहाड़ की ऊंचाई से ऐसे चिल्लाते हुए अपना नाम लूं, जोक्स अपार्ट। तो यहाँ वांग लिन उससे कहने लगता है कि मैं अपने बेटे को पहाड़ चढ़ना, हेवन एंड अर्थ की ऊंचाइयों को छूना, उसे फील करना, ऐसे एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ। अब यहाँ वांग पिंग अपने फादर से कहने लगता है कि सच में ये दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी और कितनी ज्यादा खूबसूरत है। अब इसी के साथ ये लोग अपने सफर पे और आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ वांग पिंग के साथ वांग लिन नौका की सवारी कर रहा था और ये लोग तूफान में अपनी कश्ती चला रहे थे। और जिसमें कि वांग पिंग को बहुत मजा आता है, वो कहने लगता है कि फादर ये कितना बड़ा है, मैंने आज से पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस दुनिया का कोई अंत ही नहीं। वांग लिन स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी वांग पिंग अपने फादर से कहता है कि डैड, मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे जो हो जाए आपका बेटा वांग पिंग अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगा। अब तभी इनके ऊपर से एक वेल जंप करती हुई गुजर जाती है और वांग पिंग अपने फादर से कहता है कि मैं वादा करता हूँ और मेरा ये वादा इटर्नल रहा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जिंदगी कितनी लंबी है, लेकिन अगर आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है ना, तो डैड मैं वहाँ भी आपको फॉलो करूंगा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे आपके जहन में हमेशा मैं हूँ, ऐसे ही मेरी जिंदगी, मेरे दिलो दिमाग में हमेशा आप रहोगे। इसी के साथ 8 साल बीत जाते हैं और इन 8 सालों में उसने माउंटेन्स की चढ़ाई और नदी की सैर इन सब में बिता दिया था। इसी के साथ ये लोग 8 साल बाद एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचते हैं, जहाँ पर लैंड करते साथ ही हम वांग लिन और वांग पिंग को देख पाते हैं। वांग पिंग पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका था और वांग लिन कहने लगता है कि इन 8 सालों ने मेरे बेटे के अंदर बची कुची जो रिसेंटमेंट थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, उसका सोल अब पहले से ज्यादा प्योर हो चुका है। अब यहाँ पे हमें वांग लिन का क्लोज लुक दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं अब वांग लिन की उम्र 40 साल के ऊपर जा चुकी थी। और वांग लिन मन में कहने लगता है कि एक दिन मेरा बेटा भी मेरी उम्र पे आ जाएगा और एक मॉडल होने के नाते एक ना एक दिन उसका मरना तो तय है। कोई भी एलिक्सर या पिल्स उसकी लाइफ को बढ़ा नहीं सकते और उसकी बॉडी और सोल टाइम को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकती। अब यहाँ पर एक माउंटेन पीक पर जाने के बाद वांग पिंग अपने फादर से यानी कि वांग लिन से कहने लगता है कि डैड, आपको पता है जब मैं छोटा था तो तब मैं लोगों से सुना करता था कि अगर मैं कीलियन माउंटेन्स में जाऊं और वहाँ पर जो कीलियन माउंटेन में मिस्ट मौजूद है उसे अगर मैं इनहेल लूं और सांसों के अंदर से अगर ये मेरे शरीर के अंदर जाता है ना, तो मेरे अंदर जितनी भी बीमारी है वो सब कुछ क्योर हो जाएगी। और कहा ये भी चाहता है कि एक सांस लेने से 10 साल तक के लिए सारी बीमारी टल जाती है। और बचपन में मैं इतना बीमार रहा करता था कि मुझे लगा था कि शायद एक दिन आएगा जब मुझे आप वहाँ जरूर ले जाओगे, क्योंकि मुझे मेडिसिन का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब तभी यहाँ पे हमें रेनबो दिखाया जाता है, जैसा देखते साथ ही वांग पिंग काफी ज्यादा सरप्राइज था। और लेकिन उन्हीं रेनबोज के बीच से हमें एक उड़ता हुआ इमॉर्टल दिखाया जाता है, जो कि यहाँ से दूर जा रहा था, पर वांग पिंग की नजर उस पे पड़ जाती है। वो कहने लगता है कि फादर जरा देखिए, क्या ये एक इमॉर्टल है, एक कल्टीवेटर? वांग लिन हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर वांग पिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि फादर एक बात बताइए, क्या आप भी एक इमॉर्टल हो? जिस पे वांग लिन थोड़ी धीमी आवाज में कहता है कि इमॉर्टल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कल्टीवेटर कह सकते हो, एक कल्टीवेटर। तभी ये सुनकर वांग पिंग थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है। लेकिन अब ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन लोग ने सनताई के मेमोरियल बनाया था। वहाँ पे जाके वांग पिंग उसे रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है कि ग्रैंडपा सन, देखिए आज हम इतने साल बाद आपसे मिलने आए हैं। इतने सालों तक हमने बहुत ट्रैवल किया, मैंने माउंटेन्स देखी, ऐसी एंडलेस सी देखी जिसका जैसा कोई किनारा ही नहीं, पहाड़, नदी, झरने, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन हर पल आपकी याद बहुत आती रही। तभी वो उसे रिस्पेक्ट देने के बाद वांग लिन से कहने लगता है कि फादर एक बात बताइए, आखिर आप मुझे कल्टीवेट करने क्यों नहीं देते? ग्रैंडपा सन ने जो कल्टीवेशन से रिलेटेड बुक्स छोड़ दी है, आखिर आप मुझे वो रीड करने क्यों नहीं देते? जिस
जिसमें वांग लिन सिंपल और क्लियर कट जवाब देता है कि जो कल्टीवेशन का पैथ है ना, उसका रास्ता तुम्हें सूट नहीं करता। कल्टीवेटर की जिंदगी बहुत ज्यादा अजीब है और मुझ पे यकीन करो, ये तुम्हें कहीं से भी सूट नहीं करता। अभी ये बात सुनकर ना वांग मिंग थोड़ा उदास हो जाता है और वो कहने लगता है कि फादर, तो आप ये चाहते हैं कि मैं एक ऑर्डिनरी मॉडल की लाइफ जीऊं? हाँ, मैं आपके फुटस्टेप को फॉलो करने के बजाय एक मामूली सी जिंदगी बिताऊं, 50-60 साल जिंदा रहूं और इस दुनिया से चला जाऊं? जिसपे वांग लिन हाँ में जवाब देता है और कहता है कि हम इसके बारे में दोबारा कभी इस मैटर पे बात नहीं करेंगे, ये आखिरी बार था। यह सुनकर तो वांग पिंग और ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वांग लिन उससे कहने लगता है कि तुम कल्टीवेशन के अलावा इस दुनिया में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, मैं सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इसी के साथ ये लोग कैरेज में बैठ के यहाँ से दूर जाने लगते हैं। तभी उस कैरेज के अंदर बैठा वांग पिंग अपने फादर से कहता है कि फादर, मैं कल्टीवेट इसलिए करना चाहता हूँ ताकि स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के जरिए से मैं आपके साथ लंबे वक्त तक के लिए रह सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ। जिसपे वांग लिन विनस की तरफ देखे कहने लगता है कि मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया कि कल्टीवेशन पैथ तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है और दोबारा हम इस पे बात नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे वांग लिन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि पर क्यों? जिसपे वांग लिन बस उसकी तरफ एक लुक देता है, वही वो चुप हो जाता है और कहने लगता है कि माफ करना, मुझे पता है कि आपका जवाब क्या होगा। अब वांग पिंग अपने मन में कहने लगता है कि मेरे फादर मुझे कल्टीवेट इसीलिए करने नहीं देना चाहते क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ज्यादा रूथलेस होता है। यहाँ लोग एक दूसरे को मार के जिंदा रहते हैं और हो ना हो मेरे फादर को अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है, वो इस चीज से गुजर चुके हैं, इसीलिए वो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहते। उन्हें डर है कि कहीं कोई मुझे बुली ना करे, मुझे परेशान ना करे। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं वांग पिंग इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था और वो फिर वांग लिन से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि फादर मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, मैं आपकी बात समझ गया। अब वांग लिन को थोड़ा अच्छा लगता है। अब कारवाइन का बहुत आगे बढ़ चुका था और अब बैड रानी उनकी जो कीशवी सिटी है, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ ना बहुत ज्यादा चहल पहल थी, इतनी ज्यादा कि आधी रात तक ये पूरा का पूरा जो शहर है ये रोशनी में डूबा रहता। इसी के साथ ये लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वांग लिन अपने बेटे से कहता है कि आज से हम लोग अपनी बाकी की जिंदगी इसी शहर में गुजारेंगे और बहुत ही जल्द हम अपना एक घर, छोटा सा ही सही, लेकिन इसे खरीदेंगे और वहीं पर हम रहेंगे। अब तभी यहाँ पर एक बच्चा खेलते हुए आता है और आते साथ ही वांग पिंग से टकरा जाता है, जिसके चलते पास मौजूद एक लड़की की नजर वांग पिंग पे जाती है। वांग पिंग इस बच्चे को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अभी यहाँ पे इसकी काइंडनेस को देखकर ये लड़की उसमें इंटरेस्टेड थी। तभी उस लड़की के सामने मौजूद एक बंदा मौजूद था और ये सन फैमिली से बिलोंग करता है। नाम ये इसका यिन वूफेंग। इस दौरान वांग पिंग अपने फादर से बात कर रहा था इस जगह के बारे में कि इसका जो एम्बियंस है कितना ज्यादा अच्छा है। तभी वो लड़की जिसका नाम किंग ही है, वो वांग लिन को ही देखे जा रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। तभी वांग पिंग फादर से कहता है कि सच में मानना पड़ेगा, इतने सालों तक ट्रैवल करने के बाद इतनी चहल पहल को देखकर मुझे काफी तरोताजा फील हो रहा है। अब यहाँ पे जो वूफेंग है ना, उसे काफी ज्यादा जलन हो रही थी क्योंकि वो किंग ही को लाइक करता था और वो कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर किंग ही, क्या हुआ? उस बेवकूफ को देख के हंसी आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे भी आ रही है, जरा देखो तो। ये बेवकूफ लगता है वाकई में पहली बार हमारी इस कीशवी सिटी में आया है और यहाँ की चकाचौंध को देखकर ये पागल हो चुका है। शक्ल से और कपड़ों से तो लगी रहा है फटीचर और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है कि मैं दुनिया घूम के आया हूँ, ट्रैवल किया है, दुनिया उठा ली है, भाई पहली बार मैं ऐसी कोई जगह देख रहा हूँ। हाँ, तभी किंगी कहने लगती है कि हाँ, और फिर वो यहाँ वापस आया। ये सुनकर तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, मतलब कि किंगी उसके बातों को कितनी गौर से सुन रही थी कि उसके वर्ड टू वर्ड उसे याद है। अब यहाँ पे जो वूफेंग है ना, वो वापस से वांग पिंग को देखकर इसकी ओर देखने लगता है और कहता है कि ये कितना मजाकिया है ना, वैसा दफा करो। अब तभी वो यहाँ पर एक के बाद एक साके पीते हुए कहने लगता है कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। इस लड़के के चलते किंगी ने मुझे पलट के जवाब दिया, हाँ मुझे, इससे तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन उससे पहले इस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वूफेंग होता है ना, उसे मन में काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है और वो पास्ट की मेमोरीज को याद करते हुए कहने लगता है कि वैसे तो किंगी हमेशा किसी कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरह एक्ट करती है, उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी चीज को नोटिस करती है। लेकिन आज जब वो लड़का अचानक से सामने आया तो वो उसकी तरफ देखने लगी बिना किसी चीज की परवाह किए। हाँ, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उसने इसका अटेंशन ग्रैब कर लिया। अब तभी यहाँ पे वूफेंग वांग पिंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि जरा इसकी शक्ल तो देखो, क्यों नौजवान, देखने से ऐसा लगता है कि तुम कोई लड़की हो और ये चेहरा अगर किसी लड़की के पास होता ना तो मजा ही आ जाता। पर अफसोस की बात है कि ये चेहरा किसी मर्द के पास है। हाँ, और अफसोस की बात है कि ये चेहरा तुम्हारे पास है। लेकिन जो भी कहो, एक औरत जैसे दिखने वाले मर्द को देखकर बड़ा मजा आया। ये सुनकर वांग पिंग उससे कहने लगता है कि अरे देखो तो कितना सुंदर अपीयरेंस है मेरे सामने, इतनी सुंदर शक्ल और अकल किसी इंसान को मिलती तो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है, एक जेंटलमैन कहलाता। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सब कुछ एक जानवर को मिला है। ये सुनकर तो भाई सब लोग यहाँ वूफेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो देखकर सुनहाई, जो कि असल में सन फैमिली का एक मेंबर है, वो यहाँ पे सभी को चुप करा देता है और वो यहाँ पे वांग पिंग को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बकवास करने की। हाँ, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे एल्डर्स की तरह यहाँ एक्ट करना होगा ताकि मैं तुम्हें कुछ मैनर्स सिखा पाऊँ और तुम्हें पता चल जाए कि अपने से ऊंचे लोगों के सामने कैसे बात की जाए। अब मैं तुम्हारे
तुम्हारा एक बाजू तोड़ के तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाने वाला हूँ। ये कहते हुए वो अपने पावर्स को गैदर करते हुए अपने चॉपस्टिक को सीधे वांग पिंग की तरफ फेंकता है। यहाँ पे किंग ये उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से वांग पिंग के पास आकर ये चॉपस्टिक कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है, जिसके बाद वो चॉपस्टिक वापस से टेबल पे जा लगती है। अब यहाँ सबकी नजर वांग लिन पे जाती है और वांग लिन बस एक निगाह भर इस बंदे को देखता है और इसकी कल्टीवेशन ऑन द स्पॉट वो शैटर्ड कर देता है, पूरी तरीके से खत्म। ये बंदा दर्द के मारे चिल्लाते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। वांग लिन ने इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा गोल्डन कोर, मेरा कल्टीवेशन कोर। अब तो वो यहाँ पर अपने पास से जेड को बाहर निकालता है, उसमें मैसेज सीधा सन फैमिली के हेडक्वार्टर में भेज देता है और तभी वो किंग ही अपने मास्टर के पास जाकर कहती है कि मास्टर आखिर आपको क्या हो गया। जिसके बाद वांग लिन बनास की तरफ देख के कहने लगता है कि मेरे बेटे को डिसिप्लिन सिखाने वाले आखिर तुम कौन होते हो। अब यहाँ पे वो फैंग इमीडिएटली वांग लिन से कहता है कि अच्छा तो तुम भी एक कल्टीवेटर हो, तुम्हें पता नहीं कि हम कौन है। गाइस तुम जानते हो कि वांग लिन को सुनने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं है और कोई बकवास करे ये बिल्कुल भी नहीं। वांग लिन इसके ऊपर हमला करके इसे भी वही लटा देता है। तभी यहाँ पे किंग ये इमीडिएटली वांग लिन के पास जाकर रहम की भीख मांगती है और कहती है कि सीनियर प्लीज हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम लोग बहुत ही ज्यादा रेकलेस थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब वांग पिंग को उस पर दया आ जाती है तो वो उससे कहने लगता है कि मिस क्या आपका नाम ये किंग ही है, क्या आप ये कल्टीवेटर हो। जिस पे किंग ये वांग पिंग को पोलाइटली जवाब देते हुए कहती है कि मैं अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं पहुंची, तो ये गलत होगा कि मैं खुद को एक ट्रू कल्टीवेटर कहूँ। हाँ मेरे मास्टर ने जो भी करने की कोशिश की उस सच में उनकी गलती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी अभी एक जेड मैसेज को शैटर्ड किया है, जिसका मतलब ये है कि वो लोग किसी भी पल यहाँ पे आ सकते हैं आप लोगों को पकड़ने के लिए, तो बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से जल्द निकल जाओ। अब तभी यहाँ पर 3 रे ऑफ लाइट इसी ओर आती है जो कि आते साथ इनके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन वांग पिंग के ऊपर वांग लिन एक शील्ड बना देता है। अब तभी सन फैमिली के 3 बंदे आ चुके थे, सन शेंग, सन वू और जो सन जी। अब यहाँ किंग इन्हें देखते साथ ही मार्शल अंकल कहने लगती है और डर के मारे कांपने लगती है। इस दौरान यहाँ पे वो जो एल्डर जिसकी कल्टीवेशन को वांग लिन ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो बंदा आगे आते ही वांग लिन की तरफ पॉइंट आउट कराता है और कहने लगता है कि ये वही है जिसने मुझ पे हमला किया। अब तभी सबसे पहले वो एल्डर इसकी कल्टीवेशन को थोड़ा सा स्टेबलाइज कराते हैं और फिर सीधा वांग लिन को स्कैन करने लगते हैं, लेकिन उसे तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लगता, उसे ये बस एक मॉर्टल नजर आता है। लेकिन वांग पिंग के अंदर से इसे एक टेरिफाइंग सी ऑरा फील होती है, वो समझ आता है कि ये दोनों कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और फिलहाल के लिए वो भी ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे कदम नहीं उठा सकता। तो वो यहाँ पे वांग पिंग से काफी पोलाइटली कहता है कि मैं यहाँ पर कम्प्लीटली पार्शियल होना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि असल में आप लोग हैं जिन्होंने की मेरे साथी के ऊपर ऐसे सबसे पहले रूथलेसली स्ट्राइक किया है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, कोई भी सजा दे सकते थे, लेकिन उसकी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि आप उसके पूरी कल्टीवेशन के कोर को ही डिस्ट्रॉय कर दो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों को ये लगता है कि सन फैमिली चुपचाप रहेगी? सन फैमिली के पास कोई भी नहीं जो कि इसका जवाब ले सके। आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो? वांग अपनी जगह से उठता है और वांग पिंग से कहता है कि चलो यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। अब वो यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वांग पिंग किंग ही की तरफ एक बार देखता है और बेचारी वो भी कुछ नहीं कह सकती थी। अब वांग लिन वांग पिंग के साथ यहाँ से जाने लगता है, तभी यहाँ पे जो सन फैमिली का एल्डर था यानी कि सन शेंग मिडिल वाला बंदा, वो कहने लगता है कि क्या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और तुम यहाँ से चुपचाप निकल रहे हो? आखिर तुमने हमें समझ के क्या रखा? अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वांग लिन यहाँ पर अपने डाउ इंटेंट को अनलीश करता है, जहाँ लाइफ एंड डेथ डोमेन का हल्का सा ऑरा जैसे इन्हें फील होता है ना भाई, इनकी रूह कांप जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल डाउ इंटेंट था जो अभी अभी इससे हमने फील किया। वांग लिन इनकी तरफ देखता भी नहीं और जैसा बाप वैसा ही बेटा, वांग पिंग भी पलट के एक बार नहीं देखता। अब यहाँ ये लोग समझ आते हैं कि भाई इसने हमें जिंदा छोड़ दिया वही बहुत है। अब वांग लिन यहाँ से बाहर तो चला जाता है, लेकिन उसका डिवाइन सन सीधा इन सबको सुनाई देता है, जहाँ वांग लिन कहता है कि आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ दोबारा ये आइंदा से कभी होना नहीं चाहिए। अब तभी ये दोनों बाप बेटे मार्केट के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान वांग लिन ठहरता है और वो किंग ही के बारे में थोड़ा सोचता है कि कैसे उसने वांग पिंग को बचाने की कोशिश की और वांग पिंग की तरफ देखकर वो कहने लगता है कि ऐसा उस लड़की का क्या नाम था? किंग ही। ऐसा लग रहा है कि वो काफी अच्छी इंसान है। जो सुन के वांग पिंग थोड़ा शर्मा जाता है और जिसके बाद वांग लिन आगे निकल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे वो लोग एक मेंशन को भी बाय करते हैं जिसका नाम वांग मैनर रखा जाता है और वांग मेंशन के अंदर काफी सारे खाली कमरे पड़े हुए थे। वांग पिंग से वांग लिन कहने लगता है कि जो इसका प्रीवियस ओनर था उसने जब मुझे ये बेचा तो इसके अंदर ऑलरेडी काफी सारे सर्वेंट्स रहते थे पहले से, और आज से ये भी हमारे साथ यहाँ पे रहेंगे। जो भी यहाँ पे आता है वांग लिन को और वांग पिंग को ग्रीट करता है और हमारे वांग पिंग को वो यंग मास्टर कहते हुए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। वांग लिन यहाँ पे खुश था कि अब वो अपने बेटे के साथ एक अच्छी वाली जिंदगी गुजारेगा, लेकिन वांग पिंग काफी ज्यादा खामोश था और तभी वांग लिन उससे पूछ ही लेता है कि क्या बात है, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? जिसपे वो बताता है कि सादर, जहाँ तक मुझे याद है कहीं ना कहीं आप सन फैमिली से रिलेट करते हो, है ना? वांग लिन कहता है कि हाँ, पास्ट में हमारा कुछ लेना देना था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। इस दौरान वांग पिंग मन में कहने लगता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि जो सन फैमिली है उसका कीशुई सिटी के अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और इसका मतलब हम यहाँ पर सुकून से तो नहीं रह सकते। अब तभी अपने फादर को फॉलो करते हुए वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है और मन में बस यही कहता है
है कि अगर ये लोग हमसे बदला लेने आ गए तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा फादर कौन है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और कीशुई सिटी के अंदर जो सन फैमिली का ब्रांच है उसके अंदर मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे वो जो एल्डर था सनशाइन, वो आते साथ ही अपने एल्डर्स को बता देता है कि मैंने अपने दोनों कानों से सुना, उसने साफ चेतावनी दी हमें कि ये बस आखिरी बार था और अगर दोबारा ऐसा किया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अब गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि सन फैमिली, जांग फैमिली और जो रान फैमिली थी, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वांग लिन ने वादा किया था, क्योंकि बदले में इन लोगों ने वांग लिन को वही 8 ग्रेड का पिल दिया था। अब बाकी सारे तो भाग गए, लेकिन जो संशी था ना, उसने वांग लिन की काफी मदद की। तो वांग लिन ने से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे बाद में अगले 100 साल तक तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारी जो फैमिली जनरेशन के बाकी लोग होंगे उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो बस इसी के चलते वांग लिन ने इन लोगों को एक बार जाने दिया। तभी यहाँ पे हम सन काइपिंग को देखते हैं, जो कि इस ब्रांच का एल्डर था। वो कहने लगता है कि कीशुई सिटी में भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कि हमारे सन फैमिली हमें हल्के में ले रही है। बताओ आखिर उस लड़के और उस लड़के के बाप का सरनेम क्या है। तभी वो बंदा यानी कि सनशाइन बताने लगता है कि मैं तो वहाँ पे कुछ भी कहने लायक बचा ही नहीं था, लेकिन हाँ ये जो लड़की है ना किंग यी, इसे पता है, इसने उनसे थोड़ी देर बात की थी। मार्शल नीस किंग यी को जरूर पता होगा कि आखिर इनका सरनेम क्या है। जिसके बाद यहाँ पे जो इनका सुप्रीम एल्डर है वो कहने लगता है कि बताओ क्या तुम्हें पता है। लेकिन यहाँ पे सन काइपिंग के पूछने के बावजूद भी किंग यी मना कर देती है, कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर इसकी सटक जाती है। वो कहता है कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें धोखा दो, हाँ उसके लिए तुम हमें छोड़ रही हो, हमें धोखा दे रही हो, अब तुम्हारी खैर नहीं। जिस पे किंग ये कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। जिस पे वो कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मैंने इस बात की खबर हमारे मेन क्लैन तक पहुंचा दी है और अब बस कुछ ही देर में एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर आ जाएगा जो कि खुद इस मामले को हैंडल करेगा। और रही बात इस लड़की की, इसने हमें छोड़कर आउटसाइडर्स को बचाने की कोशिश की है। इसे आज अभी और इसी वक्त से नजरबंद किया जाए, इसका फैसला मैं बाद में करूंगा। यहाँ पे किंग ये की नजरों में साफ प्यार देखा जा सकता था वांग पिंग के लिए। वो चुप रहती है और अपनी सजा को एक्सेप्ट कर लेती है। अब तभी वांग मेंशन के बाहर सन फैमिली के सारे लोग पहुंच जाते हैं और साथ ही इनका वो पैट्रियार्क जो कि सन फैमिली के मेन क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि यहाँ पे आते साथ ही अपने डिवाइन सेंस को चारों ओर फैलाकर इस जगह को स्कैन करने लगता है। यहाँ पे वो देखता है कि काफी सारे लोग मौजूद हैं और इस मेंशन का जो सरनेम है वो है वांग, लेकिन उससे भी कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि उसने पूरे जगह को छान मारा था पर कुछ भी पता नहीं चला। तभी यहाँ पे वो बहुत ही पोलाइटली आगे बढ़ता है और अपनी आवाज को चारों दिशा में फैलाते हुए कहने लगता है कि सन फैमिली का सन की में पहला ताओइस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आपसे मिलना चाहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है। वांग पिंग ये सारी बातें सुन तो लेता है। तभी एक सर्वेंट गेट खोलते हुए कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन मास्टर ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी अंदर ना आ पाए और वो आप ऐसे इस वक्त किसी से भी मिलना नहीं चाहते। ये कहते हुए वो मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है, जिसके चलते सन फैमिली के बाकी सारे लोग हैरान थे और सन केमिंग चुपचाप खामोशी से यहाँ खड़ा था। अब सन काइपिंग जो कि कीशुई सिटी का जो सन फैमिली का एल्डर है वो आगे आता है और कहने लगता है कि इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे पैट्रियार्क के साथ ऐसा डिसरिस्पेक्ट करे। आखिर इससे क्या लगता है कि हमारी सन फैमिली पावरलेस है। ये कहते साथ ही वो एक जायंट सा पाम अटैक सीधा उस मेंशन के ऊपर कर देता है। जो ट्रांसपेरेंट बैरियर लगा था इसका हाथ उससे टकराता है, लेकिन तभी एक रे ऑफ लाइट निकलते साथ ही इसे काफी दूर फेंक देती है और जो एक्सीडेंट ऑरा थी वो अनलीश हो जाती है। इससे यहाँ पे जैसे ही सन केमिंग फील करता है उसे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है कि न जाने क्यों ये एक्सीडेंट की ऑरा बहुत ही ज्यादा फेमिलियर फील हो रही है और तभी उसे वो चीज हिट होती है और वो कहने लगता है कि ये तो वही है। अब यहाँ पे वो इमीडिएटली जाता है, रिस्पेक्ट के साथ वहाँ इनके सामने झुक जाता है और कहने लगता है कि सीनियर जूनियर की गलती के लिए माफी चाहता हूँ कि हमने आपके पीसफुल कल्टीवेशन को डिस्टर्ब किया। हमने इतना बड़ा गुनाह किया है कि इसके लिए 10,000 मौतों की सजा मिलनी चाहिए। प्लीज सीनियर प्लीज, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं और इसकी सजा मैं इन सबको खुद दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। ये सुनकर सबके होश उड़ चुके थे और तभी सबको लेते साथ ही वो यहाँ से फुर्ती में निकल जाता है। वांग पिंग ये सारा नजारा देखकर हैरान था कि आखिर उसके फादर की ट्रू मिस्ट्री क्या है। अब तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग पिंग से वांग लिन कहता है कि हमने ऑलमोस्ट 19 साल की जिंदगी उसी लीलू विलेज में बिताया और 8 साल की जिंदगी हमने एक एडवेंचरर की तरह बिताई, जहाँ माउंटेन और रिवर्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करते रहे और इतने कम वक्त में तुमने काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली है। और एक इंसान की जिंदगी में खुशी, गुस्सा, एक्साइटमेंट और उदासी ये सब कुछ उसकी जिंदगी का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पैसा, गरीबी, नोबेलिटी और बाकी सारी चीजें, जिनमें सारी चीजें तुमने एक्सपीरियंस कर ली है, लेकिन अभी कुछ चीजें बाकी हैं और जब तुम इन्हें पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर लोगे तभी तुम खुद को एक ट्रू ह्यूमन के रूप में कंसीडर कर पाओगे। तुम्हें तब लगेगा कि हाँ मैंने कुछ जिया है। जिंदगी का असली मकसद तुम्हें तब पता चलेगा और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के 30 साल तुम्हारी खूब मदद करूंगा, तुम्हें बेशुमार दौलत दूंगा, तुम्हारी जहाँ जहाँ तुम्हें जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं मदद करूंगा। यह सुनकर वांग पिंग अपने फादर की तरफ देखता है, कहने लगता है कि फादर क्या एक बात बताइए, जो आपका पास्ट है सन फैमिली के साथ, क्या वाकई में वो बहुत ज्यादा सिंपल है? वांग लिन उसे सारी बात बताने लगता है कि मैंने उनसे एक बार वादा किया था कि मैं उनकी पूरी फैमिली, पूरे क्लैन को एक
सेंचुरी के लिए प्रोटेक्ट करूंगा और वो मेरे प्रोटेक्शन के अंडर में रहेंगे। वांग पिंग यहाँ अपने गुस्से के साथ किताब को रखते हुए कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि आपकी कल्टीवेशन इतना ज्यादा हाई होगी कि आप सन फैमिली के पैट्रिया को यहाँ से उल्टे पैर दौड़ने पे मजबूर करा दोगे। सच बता रहा हूँ, अब मुझे अपनी सोच पे हंसी आ रही है। पहले मुझे लगता था कि शायद आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आप मुझे कल्टीवेट करने नहीं देना चाहते और एक कल्टीवेटर की लाइफ से मुझे इसीलिए दूर रखते हैं। और अब जब मैं सोचता हूँ ना पलट के, तो मैं कितना गलत था, मैं आपके बारे में कितनी गलत राय रखता था, लेकिन मुझे फिर भी जवाब नहीं मिल रहा। मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर इतना सब होने के बावजूद भी, आप एक महान कल्टीवेटर होने के बावजूद भी मुझे अपने बेटे को कल्टीवेट करने क्यों नहीं देना चाहते? क्यों मैं दाव को कल्टीवेट नहीं कर सकता? मुझे जवाब चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब उससे बस इतना ही कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि इस मामले में हम दोबारा बात नहीं करेंगे और तुम्हें ये रास्ता सूट नहीं करता। जिसपे वांग लिन कहने लगता है कि अच्छा, तो इसीलिए आप मुझे 30 साल प्रॉस्पेरिटी के दे रहे हो ताकि मैं जो कुछ भी कहूँ आप वो सब कुछ करोगे, बदले में मैं कल्टीवेट नहीं करूंगा। जिसपे वांग लिन हाँ में जवाब देता है। अब तो मैं यहाँ पे वांग पिंग उससे सवाल करता है और कहने लगता है कि आखिर किस टाइप की प्रॉस्पेरिटी आप मुझे देना चाहते हैं। वांग लिन उसे कहने लगता है कि किस टाइप के तुम्हें चाहिए। वांग पिंग उससे कहने लगता है कि आपने मुझे एक बार सिखाया था कि जो हेवन को डिफाई करने का दम रखते हैं वो कभी भी हेवन एंड अर्थ के द्वारा सप्रेस नहीं किए जा सकते। मुझे पहाड़ों के परे जाना है, नदी के उस पार जाना है, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है कि जो कभी भी किसी के आगे ना झुके, सब उसके आगे झुके लेकिन वो सब पे रूल करे। अब जबकि आप मुझे कल्टीवेट करने नहीं देना चाहते, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं मॉडल्स में सुप्रीम रूलर बनूंगा। जिस पे वांग लिन उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो रास्ता साफ है, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे मैं हूँ। जिस पे वांग पिंग उससे कहता है कि नहीं, मुझे कोई सरनेम, कोई टाइटल नहीं चाहिए। मैं एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ जिसे कि मैं अपने दम पर, अपने बलबूते पे खड़ा करूंगा। वांग लिन उसकी बात सुन के कहने लगता है कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो, ठीक है, फिर अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये कहते हुए वांग लिन चला जाता है। वांग पिंग उसे अपने मन में याद करते हुए कहने लगता है कि फादर, क्यों आप मुझे कल्टीवेट करने नहीं देना चाहते? मैं खुद के लिए नहीं बल्कि आपके लिए कल्टीवेट करना चाहता हूँ, ताकि बचपन में मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपका ख्याल रखूंगा, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। आप बहुत अकेले हो। वांग लिन जाने से पहले अपने पास से उस एक्सेंडेंट पपेट को निकालता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें हर हाल में अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसे प्रोटेक्ट करना है। और वो पपेट यहाँ से चला जाता है और वांग लिन मन में कहता है कि वांग पिंग, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कल्टीवेट करने नहीं देना चाहता, बस ये कि तुम नहीं कर सकते और एक दिन वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो वक्त जितना देर से हो सके उतना देर आए, या फिर वो वक्त कभी आए ही ना। अब तभी यहाँ पे सन फैमिली का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनका जो पैट्रियार्क है वो सभी को ऑर्डर दे देता है कि आज के बाद कोई भी उस मेंशन के आसपास भी नहीं भटकेगा और अगर कोई भी यहाँ मेरी बात के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा ना, उसे इमीडिएटली अपनी कल्टीवेशन के साथ हमारे फैमिली से एक्सपेल करा दिया जाएगा और उसकी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब तभी सन काइमिंग कहने लगता है कि पर पैट्रियार्क आखिर वो था कौन? जिस पे वो भड़क जाता है, कहने लगता है कि क्या वो कौन है जिसके तुम बात कर रहे हो ना, उसके सामने तो हमारे एंसेस्टर भी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज जो सन फैमिली का फाउंडेशन है ना, ये उनकी ही देन है। ये वही है कि जिनके चलते सन फैमिली से कोई टक्कर नहीं लेता। आज तक हमारा हर जगह अगर बोलबाला है तो ये सिर्फ उस एंसेस्टर की ही देन है। ये सुनकर वो कहने लगता है कि कहीं आप उनकी बात तो नहीं कर रहे, सीनियर ज़ूमो? जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। तभी पैट्रियार्क की नजर जाती है वू फेंग पर और वो उससे कहने लगता है कि तुम सारी फसाद की जड़ तुम हो। तुम तो ऑलमोस्ट हमारे पर एक ऐसा डिजास्टर ले ही आए थे कि जिससे पूरी की पूरी सन फैमिली सिर्फ इस सिटी से नहीं बल्कि इस दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे ये सबके सामने से बहुत बुरा भला सुनाता है, जिसके चलते गुस्सा उतारने के लिए सीधा ये के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अगर तुम उस लड़की की तरफ नहीं देखती, ना मुझे जलन होती और ना मैं उसका वो हाल करने चाहता। अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी सीनियर ज़ूमो के बेटे को ऑफेंड नहीं करता। अभी वो उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कहने लगता है कि किंगी, चलो यहाँ से भाग चलते हैं क्योंकि वैसे भी तुमने हमारे एल्डर्स को ऑफेंड कर दिया है और अगर मेरे फैमिली के एल्डर्स को पता चला तो वो तो मुझे पीट कर मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। इसलिए बेहतर है चलो यहाँ से दोनों भाग चलते हैं, किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगेगी और हम दोनों एक परफेक्ट मैच कहलाएंगे। अब तभी वो जैसे इसके करीब जाने की कोशिश करता है, तभी वांग लिन आकर इसे दूर फेंक देता है। किंगी वांग लिन को देखकर रिस्पेक्ट देने लगती है। तभी वांग लिन उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ, तुम्हें बस मेरे बेटे के साथ 60 साल की जिंदगी बितानी है और बदले में मैं तुम्हें दाव को कल्टीवेट करने की अपॉर्चुनिटी दूंगा। बताओ तुम्हें ये सौदा कैसा लगा? वांग पिंग को ऑलरेडी किंगी पसंद करती थी तो वो मान जाती है और फिर वांग लिन इसे सीधा वांग पिंग के पास ले आता है। इस दौरान वांग लिन इस रात बहुत पीता है, खूब सारा पीता है, इतना कि जितना उसने अपने 800 साल की इस कल्टीवेशन लाइफ में नहीं पिया होगा। और यहाँ तभी वांग पिंग और किंगी दोनों से अलविदा कह के चले जाते हैं अपने नए सफर की शुरुआत में। वांग लिन से वो रिस्पेक्ट लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने और अपना नया एम्पायर खड़ा करने के लिए वांग लिन से बहुत दूर चला जाता है और यही चीज वांग लिन को बहुत ज्यादा गमगीन कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब उसे कर्मा की समझ ज्यादा होने लगती है कि हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं और ये कार्मिक कॉज एंड इफेक्ट है। वांग लिन इसके बारे में काफी कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी उसकी आंख लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ
तरफ जो वांग पिंग और जो किनी है ये दोनों इस मेंशन को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं और इसी ड्रामेटिक सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो गाइस आज का ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं नई कहानी नए किरदार के साथ, तब तक के लिए बाय।